हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के प्रकरण है विराम चिन्ह, इसका अध्ययन करेंगे। हम सब आज यह जानेंगे कि विराम चिन्ह होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वार्तालाप करते समय अपने भावों के अनुसार हम अपनी वाणी में उतार चढ़ाव लाते हैं। वार्तालाप मतलब जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उसी आधार पर अपनी जो बोली है उसमें उतार और चढ़ाव लाते हैं। कभी हम अपनी बात को स्पष्ट कहने के लिए कुछ देर तक रुकते हैं। विराम चिन्ह का मतलब रुकना। विराम का अर्थ ही होता है रुकना। जब हम अपनी बात कहने के लिए कुछ देर तक रुकते हैं, फिर अगला वाक्य बोलते हैं और लिखते समय इसी बात को हम चिन्हों के माध्यम से दर्शाते हैं, उसे ही विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, विराम चिन्ह का अर्थ है वे संकेत चिन्ह जो हमें बताते हैं कि किसी गद्यांश या पद्यांश को पढ़ते समय हमें कहाँ और कितनी देर तक रुकना है। तो विराम चिन्ह का क्या अर्थ हुआ? रुकना। हम एक दूसरे से बातचीत करते समय स्पष्ट करने के लिए अपनी बातों को कुछ देर तक रुकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर हम रुकते हैं उसे ही विराम कहते हैं। और जब इस बात को हम लिखते हैं, लिखकर हम जब अपनी बात को प्रकट करते हैं तो वहाँ पर कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार से हैं। समझते हैं कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। जैसे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम होता है। पूर्ण विराम का मतलब पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। जैसे कोई वाक्य बोल दिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो वाक्य समाप्त, उसके बाद हम पूर्ण विराम लगा देते हैं। पूर्ण विराम कैसे लगता है? देखिए, पूर्ण विराम जब वाक्य की समाप्ति होती है तब हम वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रुकने के लिए अंत में। जैसे आज तेज धूप निकली है, पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है? बस एक लाइन खींच दिया जाता है। कल हम पिकनिक जाएंगे, पूर्ण विराम। ठीक है, अब इसके बाद है अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? जहाँ थोड़ी देर रुकना हो, एक ही प्रकार के शब्द जहाँ पर हों और जहाँ पर कई नामों का हम प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम को इंग्लिश में कामा बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं अल्प विराम। इसका चिन्ह कैसा होता है? इसका चिन्ह इस तरह से होता है। जैसे राम श्याम, बीच में अल्प विराम और गीता। ठीक है, तो अल्प विराम का प्रयोग हम थोड़ी देर रुकने के लिए करते हैं। और अर्ध विराम क्या होता है? एक आता है आपका अर्ध विराम। अर्ध विराम अर्ध विराम का जो चिन्ह होता है, ऊपर एक बिंदी होती है, नीचे कामा टाइप का अल्प विराम। इसमें क्या होता है? जहां अल्प विराम से अधिक किंतु पूर्ण विराम से कम रुकना होता है, वहां पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहां दो उपवाक्यों का संबंध हो, उनके बीच अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। उपवाक्य मतलब जब एक वाक्य लिखा है, जैसे मोहन पढ़ता है, तो यह वाक्य है। और जब इसे हम संयुक्त और मिश्रित वाक्य में जोड़ देंगे तो दो हो जाएगा। जैसे राम पढ़ता है और श्याम क्रिकेट खेलता है, तो बीच में और आ गया, मतलब संयुक्त वाक्य है। तो इसमें दो वाक्यों का प्रयोग किया गया, राम पढ़ता है और श्याम क्रिकेट खेलता है। तो जब दो वाक्य आ गए तो इन्हीं को हम उपवाक्य बोलते हैं, मतलब छोटे वाक्य। तो इसमें
क्या आता है, अर्धविराम का प्रयोग आता है। जैसे मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। इसका एक उदाहरण देख लीजिए। मैंने उसे बहुत समझाया, मैंने उसे बहुत समझाया इसके बाद यहाँ अर्धविराम, पर वह नहीं माना, पर वह नहीं माना। इसके बाद पूर्णविराम। मैंने उसे बहुत समझाया, दो इसमें उपवाक्य है छोटे छोटे। मैंने उसे बहुत समझाया, इसके बाद अर्धविराम, पर वह नहीं माना। तो ऐसे विराम चिन्ह को क्या बोलेंगे, अर्धविराम। इसके बाद है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह आप सबको पता है। प्रश्नवाचक, इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न पूछने पर किया जाता है। जब प्रश्न की समाप्ति हो जाती है तब हम वहां पर ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहाँ रहते हैं अगर लिख दिए तो उसके बाद जब वाक्य की समाप्ति हो रही है तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। एक है योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग समानार्थी, विपरीतार्थी शब्द युग्मों के साथ द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में पहले होता है। योजक चिन्ह, देखिए योजक चिन्ह कैसा होता है। योजक चिन्ह का मतलब जो इंग्लिश में बोलते हैं डैश, ये योजक चिन्ह होता है। ठीक है, योजक चिन्ह में क्या होता है, विलोम शब्द, पूरक शब्द, ऐसे शब्द आते हैं। जैसे रात, दिन, जीवन, मरण, जब, जहाँ एक शब्द दो बार आए वहां पर भी हो जाएगा विलोम। देख लीजिए, रात योजक चिन्ह, दिन, इसका विलोम हो जाएगा रात का, दिन, यहाँ योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह का प्रयोग हमें इन शब्दों में करना है। फिर अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है, जहाँ पर आश्चर्य प्रकट करते हैं। विस्मयादि बोधक, इसको भी समझ लीजिए। विस्मयादि बोधक भी बोलते हैं, वाचक भी बोलते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसा होता है, एक पूर्ण विराम की तरह रेखा होती है, उसके बाद एक नीचे बिंदु होता है। जैसे हर्ष, शोक, विस्मय, क्रीड़ा, आश्चर्य जैसे भाव जब प्रकट होते हैं तो वहां विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ओह कितनी गर्मी है, एक उदाहरण देखिए। ओह लिखने के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर लिखेंगे कितनी गर्मी है, मतलब कष्ट हो रहा है। ओह कितनी गर्मी है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जो होता है वो आपके योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसका प्रयोग किसी कथन से पहले तथा उदाहरण की ओर संकेत के लिए किया जाता है। जैसे नोट कर लीजिए पहले, निर्देशक, निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा। जैसे उदाहरण देखिए, माँ कहती हैं सदा समय पर काम करना चाहिए। तो माँ कहती है, योजक चिन्ह की जगह निर्देशक चिन्ह निर्देश दे रही है कि सदा समय पर काम करना चाहिए। किसी कथन से पहले, उदाहरण की ओर संकेत, किसी कथन से पहले ये लगता है। और एक होता है विवरण चिन्ह। जब किसी बात का उदाहरण या उत्तर अगली पंक्ति में देना हो तो वहाँ विवरण चिन्ह लगता है। जैसे देखिए विवरण चिन्ह कैसा होता है, विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह का सिंबल क्या है,
छोटा सा अल्प विराम और इसके पहले 2 बिंदु, ये हो गया आपका विवरण चिन्ह। कहाँ लगते हैं? जैसे मान लीजिए आपने लिखा संज्ञा के 3 भेद होते हैं। उदाहरण देखिए, संज्ञा के तीन भेद होते हैं। लिखने के बाद आप विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कैसे? पहले 2 बिंदी लगाएंगे, इसके बाद डैश, फिर अब इसके आगे आप लिखेंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसको विवरण चिन्ह कहते हैं। ये तीनों एक जैसे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। योजक चिन्ह में छोटा डैश होता है और निर्देशक चिन्ह में योजक से बड़ा डैश होता है, योजक से थोड़ा बड़ा। और विवरण चिन्ह में योजक चिन्ह होता है, साथ में योजक चिन्ह के पहले 2 बिंदु लगा होता है। ठीक है, इन तीनों के अंतर को अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। अगला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होता है? यहाँ पर देखिए, उद्धरण चिन्ह जो होता है, इसका सिंबल होता है, जैसे इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं इन्वर्टेड कामा, तो इसमें सिंगल भी होता है और डबल भी होता है। इस तरह से इन्वर्टेड कामा, जैसे किसी के कथन को अगर हम लिख दें तो उसमें हम दोहरे मतलब डबल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे नेताजी का नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये नेताजी ने कहा है, उनका कथन है। तो जब हम इस चीज़ को लिखेंगे तो इसमें डबल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डबल। और जब हम किसी लेखक, उपन्यास, कविता, कहानी का नाम लिखते हैं तब उसमें सिंगल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे निर्मला प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दिए, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हो गया। इसमें ये नेताजी का कथन है, मतलब किसी का जो कथन है, किसी के द्वारा कहा गया जो कथन है, जब उसको हम एकदम वही चीज लिख देते हैं, उसी कथन को लिख देते हैं, तो इसमें डबल इन्वर्टेड कामा होता है। और जब हम कोई कहानी, उपन्यास और लेखक का नाम लिखते हैं तो उसमें सिंगल उद्धरण चिन्ह होता है। जैसे निर्मला, ये एक क्या है? प्रेमचंद का उपन्यास है, इसमें सिंगल उद्धरण चिन्ह होगा। निर्मला प्रेमचंद जी का उपन्यास है, ठीक है, इसमें सिंगल होगा। इसके बाद आपका आता है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह क्या होता है? कोष्ठक चिन्ह, चलिए इस उदाहरण को हम लोग मिटा देते हैं, फिर इसके आगे हम लोग लिखते हैं। अगला चिन्ह है हमारा कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह कैसे होता है? ये जो हम लोग बना रहे हैं इस तरह कोष्ठक के अंदर योजक चिन्ह या और भी कोई चिन्ह, इसी को कोष्ठक बोलते हैं। कोष्ठक चिन्ह यही होता है और इसका प्रयोग शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे राजा ने कहा, कैसे कहा? क्रोध से कहा, तो राजा ने क्रोध से कहा, क्रोध में हम कोष्ठक का चिन्ह लगाएंगे कि अपराधी को कारागार में डाल दो। जैसे राजा
कारागार में डाल दो। ठीक है। और जैसे हम लोग प्रश्न लिखते हैं, इसमें भी कोष्टक का प्रयोग करते हैं, नंबरिंग डालते हैं, उसमें भी कोष्टक का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। एक होता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का मतलब किसी शब्द को संक्षिप्त करके लिखा जाता है। संक्षिप्त, जैसे यहाँ पर देखिए लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का मतलब छोटा सा गोल बना होता है, और इसमें क्या होता है, कोई बड़ी बात है उसको हम संक्षिप्त करके लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें लिखना हुआ डॉक्टर, डॉक्टर, तो हम इस तरह से पूरा डॉक्टर न लिख करके हम डा बनाकर और यहाँ पर गोल बना देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा लाघव चिन्ह। एक होता है हंस पद। वाक्य लिखते समय जब गलती से कोई शब्द छूट जाता है तो वहाँ पर हंस पद का प्रयोग करते हैं। क्या होता है? हंस पद। हंस पद का चिन्ह कैसे होता है? देखिए इस तरह से उल्टा वाई। इसका एक उदाहरण देख लीजिए कि कल हमारे विद्यालय का वार्षिक समारोह है। जैसे यहाँ पर हम लिख दिए कल विद्यालय का, कल विद्यालय का, कल विद्यालय का वार्षिक समारोह है। तो हमको यहाँ पर लिखना चाहिए हमारे। हमारे छूट गया है तो हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर हम हंस पद चिन्ह का प्रयोग कर देंगे ऐसे, और यहाँ लिखेंगे इसके ऊपर हमारे। इसका मतलब ये छूट गया था, कल हमारे विद्यालय का वार्षिक समारोह है। तो बच्चों आप सभी इसे अपनी फेयर कॉपी पर अच्छे से लिख लीजिए, याद करिए, समझने का प्रयास करिए। और आज विराम चिन्ह वाला प्रकरण समाप्त होता है। आप सब इस चिन्ह को अच्छे से समझिए। जहाँ न समझ में आए वहाँ कमेंट कीजिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। फिर अगले दिन मिलेंगे हम लोग नए प्रकरण के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।